समीर कोहली। इन्होंने मेरठ ही नहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फर्टिलाइजर बिजनेस में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। ट्रांसपोर्ट के उद्यम को छोड़कर 1980 में आपने फर्टिलाइजर बिजनेस में कदम रखा और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। समीर कोहली सत्येंद्र ट्रांसपोर्ट, CNF और दिव्यांशु ट्रेडर्स को सफलतापूर्वक संचालित कर रहे हैं। कोरोना के खतरनाक वक्त में किसानों के दर्द को समझते हुए खुद की परवाह किए बगैर कोरोना में भी फर्टिलाइजर की सप्लाई को किसानों के लिए जारी रखा। इसके अलावा समीर कोहली समाज कल्याण के अन्य कार्यों में भी हमेशा अपनी उपस्थिति बनाए रखे हैं। और चलिए अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी अमरजीत चिन्योती जी को। आप प्लीज सर मंच पर आइए। 26 जनवरी 1961 को जन्मे, देशभक्ति का जज्बा आपके अंदर भरपूर है और पिता से मिले 2.5 लाख रुपए से बिजनेस को आपने आगे बढ़ाया और आज उस मुकाम पर है। एक नजर आपके सफरनामे पर भी। जो लोग सफर अख्तियार करते हैं वही मंजिल को पार करते हैं, ये फलसफा है अमरजीत चिन्योटी का। क्रांतिधरा मेरठ से 26 जनवरी 1961 को जन्मे, अपने नाम और जन्मदिन की तारीख के अनुरूप अमरजीत चिन्योटी में देशभक्ति का जज्बा भी कूट कूट कर भरा है, जिसके परिणाम स्वरूप आपने समाज सेवा में एक अलग मुकाम हासिल किया। आपने 1982 में अपने पिता के ट्रांसपोर्ट और रीजनल फूड कॉरपोरेशन की ठेकेदारी के बिजनेस से शुरुआत करके आज के तारीख में ऑल इंडिया RFC के ठेकेदार अमरजीत, यूपी मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन मेरठ जोन के अध्यक्ष और ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के कार्यकारिणी सदस्य के पद को भी सुशोभित कर रहे हैं। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी मयंक चौहान जी को, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है और एक सोशल वर्कर भी है। 2014 में CA पास आउट किया, 2020 में FCA से जुड़ गए। अब मायरा फाउंडेशन के जरिए आप गरीब बच्चों के सपनों को पूरा कर रहे हैं। एक नजर डालते हैं आपके सफरनामे पर। गैर परों से उड़ सकते हो हद से हद दीवारों तक, अंबर तक वही उड़ेगा जिसके अपने पर होंगे। अगर ये जज्बा आपके मन में हिलोरे खा रहा हो तो फिर जोश के साथ जुनून परवान चढ़ता है। पहले खुद को कामयाब किया और अब एक मिशन के साथ उन बच्चों के लिए फरिश्ता बने हैं जो पैसों और संसाधनों के अभाव में अपने कदमों को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट मयंक चौहान वो शख्सियत हैं जिन्होंने अपनी बेटी मायरा के नाम पर NGO बनाया और अब तमाम बेटियों के मुस्कान का कारण बन रहे हैं। वर्तमान में मयंक 200 से ज्यादा दिव्यांग बच्चों का सहारा बने हुए हैं। तो बिजनेस, सोशल वर्क और अकाउंट्स, ये 3 चीजों का मिश्रण आज आपके सामने है। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए हमारे मेहमानों का। उनका नजरिया आज आपको दिखेगा अलग अलग सेक्टर्स में। ओवर टू यू आयुष। बहुत शुक्रिया पूजा, आपका आप सभी खास मेहमानों का बहुत स्वागत है। मयंक जी, पहला सवाल आपसे। एक तरफ चार्टर्ड अकाउंटेंट और दूसरी तरफ सोशल वर्क, दोनों थोड़े से विरोधाभासी हैं। एक तरफ हिसाब किताब करना पड़ता है, दूसरी तरफ हिसाब किताब भूल जाना पड़ता है। कैसे मैनेज करते हैं दोनों को? मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, कोविड में जी मेरे जो बड़े भाई थे अमित, वो लोगों की सेवा करते हुए एक्सपायर हो गए। उसके कुछ टाइम के बाद मयंक जी को प्लीज पानी दिया जाए। मेरी बेटी मायरा जी, जिसके नाम पे हमने NGO शुरू किया लोगों की सेवा करते हुए, क्योंकि मेरे बड़े भाई एक्सपायर हो गए थे कोविड में। तो हमने सोचा कि एक NGO हम लोग बनाएं और गरीब लोगों की, बच्चों की और जो लोग कुछ करना चाहते हैं उनकी मदद करें। इसीलिए NGO शुरू किया, और जिसमें हम लोग दिव्यांग जो हैंडीकैप बच्चे होते हैं, जिनके लिए उनके पेरेंट्स भी मान लेते हैं कि ये कुछ नहीं कर पाएगा और ईश्वर किसी तरह इसे उठा ले, मतलब ये प्रचलन हमारे यहाँ पर जनरली होता है। हम उनके टैलेंट को भी पहचान करके, उनकी कला को समझ के, उनका योगदान लेके उनको भी हम सहारा दे रहे हैं। और वो पेरेंट्स जो पहले सोचते थे कि मेरा बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा, आज जब हम उनसे बात करते हैं वो कहते हैं कि हमने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि हमारा बेटा या बेटी इस लेवल पे पहुंच पाएंगे। खुश रहते हैं। मैं न्यूज़ नेशन के माध्यम से मैं अपनी वीडियोस वगैरह भी और फोटोग्राफ्स बच्चों की आपके साथ शेयर करूंगा। मयंक जी, आपका जो दर्द है वो हम लोगों का भी दर्द है। हमने सबने किसी न किसी अपने को खोया, किसी अपने जानने वाले को खोया कोविड में।
और समझा जा सकता है मुश्किल है, लेकिन ये सफ़र आपका बड़ा सराहनीय है। थैंक यू। अमरजीत जी, आप बताइए कैसे समाज सेवा कर रहे हैं, कैसे अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं? सर, मेरे जो दादाजी थे वो चिन्योट के थे। हम्म, चिन्योट पाकिस्तान पंजाब में है, इसलिए हम अमरजीत चिन्योटी लिखते हैं। अच्छा। हीर जो है वो भी चिन्योट की है। मेरे दादाजी सब कुछ वहाँ छोड़ कर आए, खाली हाथ आए। उन्होंने मेहनत की, फिर मेरे पिताश्री ने मेहनत की, अब हम लोग मेहनत कर रहे हैं। समाज सेवा में हम देश के खिलाफ हैं, भूल हत्या के हम खिलाफ हैं। हम ये मानते हैं कि बेटियां सबकी सांझी होती हैं, जिसको देश की आवश्यकता हो उसकी कुछ ना कुछ हेल्प करते हैं। आज की बेटी कल की माँ है। कुदरत ने माँ को बड़ा सम्मान दिया है। माँ शेरावाली को रक्षा मंत्रालय, माँ लक्ष्मी को फाइनेंस, माँ सरस्वती को शिक्षा। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम नारी का सम्मान करें। बहुत खूबसूरत बात आपने कही। और सबसे पहले मैं आपके लिए भी एक लाइन कह दूं, जी। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं न्यूज़ नेशन में तो आया, कहीं भी आ जा सकते हैं, लेकिन आप जैसा बच्चा मैंने भी अपनी लाइफ में नहीं देखा। इतना ज्ञान, क्षमा बुझ के जल सकती है, क्षमा बुझ कर जल सकती है, कश्ती तूफान में फंस के निकल सकती हैं। हो आप जैसे बच्चे तो इस न्यूज़ नेशन की नहीं, इस मुल्क की तकदीर बदल सकती सर है। बहुत आभार आपको भी कोटि कोटि नमन और आपके माता पिता को भी कोटि कोटि नमन। आपने अपने बच्चों की शादी बिना दहेज के की है। मैंने अपने तीनों बच्चों की शादी बिना दहेज के की। मेरा बड़ा बच्चा दीपांशु है, वो फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया, दिल्ली में काम करता था एक्सपोर्ट हाउस में। उसकी तबीयत खराब हो गई। जो करती है कुदरत करती है। कुदरत जानती थी कि 10 साल बाद पिता को अपने बिजनेस में इसकी जरूरत पड़ेगी, तो उन्हें आज से 10 साल पहले उसे वापस भेजा। आज वो व्यवसाय संभाले हुए है। मैं RFC का, रीजनल फूड कंट्रोलर्स का परिवहन कॉन्ट्रैक्टर हूँ मेरठ बागपत में, और फूड कॉर्पोरेशन इंडिया का कॉन्ट्रैक्टर हूँ मेरठ बागपत में। मेरा दूसरा बेटा CA है, बम्बई में भारतीय स्टेट बैंक में सीनियर मैनेजर है। उसकी मिसेज भी CA है। मेरा उससे छोटा बेटा इंजीनियर है, अमेरिकन कंपनी में है, उसकी मिसेज भी इंजीनियर है। तो ये भगवान की कृपा है, भोलेनाथ की। बच्चे सेट हैं, मिसेज मेरी बहुत समझदार है, सब उसी का करा हुआ है। आपका 2.5 लाख वाला इन्वेस्टमेंट कितने में पहुंचा भी मैं पूछने वाला हूँ, उससे बचिएगा मत, लेकिन उससे पहले मैं समीर जी से एक सवाल पूछ नहीं लूं। है। हाँ उसका लाख लाख शुक्र है। हाँ जितना मैं उसका शुक्र करूं। अभी मेरे वादवा साहब कह रहे थे वो नैनीताल मसूरी गए। मैं ना नैनीताल गया ना कभी मसूरी गया। मैं तो 12 दफा अमरनाथ जी की यात्रा की है। वो आंकड़ा कहाँ गया 2.5 लाख वाला? 2.5 वाला आंकड़ा, बच्चे समझदार हैं, कोई हम में ऐब नहीं है, तो वो आंकड़ा वहाँ तक पहुँचा जहाँ तक मैंने कभी सोचा भी नहीं था। उम्मीदों से परे रहा। बहुत ऊंचा। मैं जितना कुदरत का शुक्र करूं वो कम है। बहुत ऊंचा पहुंचा। आज की तारीख में जिस व्यवसाय को मैं कर रहा हूं वो व्यवसाय तो है, लेकिन वो राष्ट्र सेवा भी है। हमने कोरोना काल में जो प्रधानमंत्री योजना थी उसकी सप्लाई टूटने नहीं दी। हमारे ड्राइवर बीमार हुए, 1-2 मरे भी, लेकिन हम लगे रहे। चूँकि जो ट्रांसपोर्ट व्यवसाय होता है ये पैदा होने से मरने तक का संबंध होता है। ये देश की रीढ़ की हड्डी है। अगर सरकार आज डीजल पे 40 रुपये 45 रुपये ले रही है और मैं 2000 लीटर डीजल रोज़ डलवाता हूँ तो 80,000 रुपये रोज़ सरकार को दे रहा हूँ। उसके अलावा रोड टैक्स, टोल टैक्स भी देता हूँ। तो हम राष्ट्र की सेवा भी कर रहे हैं, समाज की भी कर रहे हैं, लेकिन ये सब उस प्रभु की कृपा पे है। पल में स्थितियाँ बदल जाती हैं, कुछ नहीं पता कल क्या हो। चलिए, बड़ा शायराना अंदाज आपका, ये बड़ा अच्छा लगा। समीर जी, कैसे फर्टिलाइज़र का जो सेक्टर है वो आगे बढ़ रहा है और उसमें आप लोगों का योगदान क्या? क्योंकि जो मेरठ का क्षेत्र वो दोआब, यमुना और गंगा के बीच का क्षेत्र, बड़ा उपजाऊ वाला इलाका है ये। बिल्कुल आपकी सही बात है। ये बहुत उपजाऊ इलाका है और इसमें फर्टिलाइज़र सप्लाई करने का भी अपना एक बहुत बड़ा नज़रिया हो गया है। अब जब से ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आए हैं और मुख्यमंत्री श्री योगी जी आए हैं, तो इनकी वजह से जो है अब सप्लाई में भी दिक्कतें कम हो गई हैं और दूसरा जो किसान को माल पहुंचना चाहिए वो टाइम से अब पहुंच रहा है। तो इस वजह से ये बिज़नेस जो है काफ़ी, कोविड काल में भी जो है सप्लाई टूटने नहीं दी गवर्नमेंट ने। उन्होंने ये चाहा कि इस कोविड काल में भी जो है किसी भी तरह से खाद मिले किसान को, और उसमें जो है हमारा बहुत ज़्यादा योगदान रहा, हमारे व्यापारियों का बहुत ज़्यादा योगदान रहा। और उस योगदान के चलते ही ये रहा कि किसी भी फार्मर को या किसी भी किसान को कोई दिक्कत नहीं आई खाद की वजह से। कई बार भरोसे वाला रिश्ता रहता होगा, जैसे अभी हम इसके पहले भी बात कर रहे थे, कई बार किसानों के पास उस समय राशि नहीं होती, लेकिन उस समय उनको
खाद चाहिए होती है जी। तो कैसे करते हैं वो? उसमें समितियां बनी हुई हैं अब तो, जो सरकारी समितियां हैं वो उधार भी देती हैं, क्रेडिट कार्ड पे भी देती हैं। अब तो कई योजनाएं चलाई हुई हैं, भारत सरकार की तरफ से भी कई योजना चली हुई हैं, जो खाद को जो है आप अपने क्रेडिट कार्ड पे भी ले सकते हैं किसान, और उनके जो है जो क्रेडिट मिलता है उन्हें, उससे जो पर्चियों से भी वो पेमेंट कर सकते हैं, अपने गन्ना पर्चियों से, क्योंकि गन्ने का क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा है हमारे क्षेत्र में, तो उसकी वजह से जो है अब दिक्कतें ये कम हो गई हैं, जो किसान को पहले दिक्कतें थी। मयंक जी, आपने बताया कि बच्चों को सिखाया भी जा रहा है, पढ़ाया भी जा रहा है, उनकी चुनौतियों के साथ साथ जो भी चीज़ें उनको पढ़ाई सिखाई जा सकती है उस पर लगातार काम किया जा रहा है। क्या स्किल्स हैं, क्या एजुकेशन सेक्टर में काम किया जा रहा है उधर? बात एजुकेशन की अगर मैं करूं तो मैं खुद से एक टीचर हूं। मेरे पढ़ाए हुए बच्चे इनकम टैक्स के अंदर 50 में से 49 नंबर ला करके हाईएस्ट एक रिकॉर्ड बनाते हैं। मेरे सिखाए हुए बच्चे, मेरे स्पॉन्सर करे हुए दो लड़कियां, प्रांजल और प्राची जी, इंडियन रोलर स्केटिंग में इंडिया की टीम में सेलेक्ट हुई हुई हैं, और बहुत ही जल्द इंटरनेशनल खेलने के लिए स्पेन में उनका सिलेक्शन हुआ है। 10 से ज़्यादा गोल्ड मेडल वो अचीव कर चुकी हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश से सिर्फ 3 बच्चे इंडियन टीम में सेलेक्ट हुए हैं, जिसमें दोनों सगी बहनें हैं, वो हमारी एनजीओ के द्वारा ही स्पॉन्सर्ड है। बहुत सारे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सीए करना चाह रहे थे और फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से नहीं कर पा रहे थे, या कुछ इश्यूज उनके सामने आ रहे थे, कुछ चैलेंजेस ऐसे आ रहे थे फैमिली को लेकर के। एक बच्चा मेरे पास है जिसकी मदर टीचर थी, लेकिन शिक्षा मित्र मेरे ख्याल में वो रहीं, और सरकार की कुछ नीति की वजह से उनकी जॉब छूट गई। घर में खाने के लिए भी पैसे नहीं बचे, उसको मैंने पढ़ाया, और ईश्वर की कृपा से और उसकी खुद की मेहनत की वजह से वो भी सीए फाइनल में है। तो सीए हो के दूसरों को सीए बना भी रहे हैं आप? जी। इसमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरी वाइफ डॉक्टर पूजा की रही। मायरा का रोल क्या है इसमें? सारा कुछ मायरा का ही रोल है। बेसिकली मैंने आपको बताया कि बड़े भाई की डेथ के बाद जब हमारे घर में बेटी का जन्म हुआ, तो एक बात समझ आई कि जब दूसरों की खुशी अपनी खुशी बने और दूसरों का दुख अपना दुख लगने लगे, तभी कुछ हो सकता है। ये मैंने माना, और हम उसी के ऊपर काम कर रहे हैं। हम दोनों लोग 7 डेज़ में से 2 दिन हम लोग मानते हैं कि अपनी सोसाइटी को दें, उन बच्चों को दें, उनसे बात करें, उनके अंदर क्या चल रहा है उसको जानें, और उसके ऊपर कुछ काम किया जाए। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। अमरजीत जी, कैसे लगातार आप काम कर रहे हैं? वो 2.5 लाख वाला किस्सा बताइए। पिताजी ने 2.5 लाख दिया बिजनेस के लिए, उसको आप कहाँ तक पहुँचा पाए हैं? सर ये तो कोई नहीं बता सकता। नहीं, कहा आंकड़ा नहीं पूछ रहा हूँ मैं, आंकड़े वाला सवाल मैंने छोड़ दिया, स्किप कर दिया, आप बता नहीं रहे। सर मैं आपको ये उस सफर को बताइए, कैसे मेहनत वाला मैं सफर उसके बारे में बताता हूँ। सर हमारा जो बिजनेस है ये प्यार पे चलता है। हमारे यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब हैं। हम प्यार पे चलते हैं। नीयत जिसकी अच्छी, किस्मत उसकी दासी है। कर्म जिसके अच्छे, उसके घर पे अयोध्या, मथुरा, मक्का और काशी है। तो ये सब प्रभु की कृपा है, खूब बिजनेस चल रहा है। जहाँ पाकिस्तान में पुराना गाँव, वहाँ जाने की कभी इच्छा नहीं हुई? आप पिताजी ने? मेरे पिता गए थे 92 में। हाँ, मेरे पिताश्री 92 में गए थे। नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री हुआ करते थे। हाँ। नहीं जी, नरसिम्हा राव ही थे। हाँ गए, नहीं उनसे पहले गुजराल साहब थे, तो उन्होंने काम करवाया था भेजने का। चूँकि आर के धमन जो थे वो भी चुनियोट के थे। अच्छा। उनसे हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। तो मेरे पिताश्री गए थे। जो हमारी ज़मीन थी वो हमारे नौकरों के पास है, जो हमारी हवेली थी वो हमारे नौकरों के पास है। वो वहाँ जाके इस बात का संतोष है, इस बात का गम है? कोई गम नहीं है सर। जो पाया, जो खोया, जो पाया वो किसी से कम नहीं, जो खोया उसका हमें कोई दुख नहीं। हमें मिले आप जैसे लोग जो किसी तरह भी कोहिनूर से कम नहीं। चलिए, बड़ी ये शायराना अंदाज आपका बड़ा काबिल तारीफ है। मैं ये बता रहा था सर जी जी कि हम व्यवसाय में प्यार से चल रहे हैं, इसलिए कुदरत साथ दे रही है। हम किस धर्म को मानने वाले हैं, लेकिन हम झंझट को मानने वाले नहीं हैं। अगर आदमी सेवा भाव वाला है तो कुदरत उसका हाथ नहीं पकड़ती, उसे जप्फी पा लेती है। तो पैसे की तो फिर कोई बात ही नहीं है सर। समीर जी, सवाल यहाँ पर ये उठा कि एक तरफ लगातार कृषि का जो क्षेत्र है वो आगे बढ़ रहा है, कृषि सेक्टर ने ही
देश की अर्थव्यवस्था को संभाले रखा था कोविड के दौर में। 6% से ज़्यादा ग्रोथ उसमें देखा गया था। उस सेक्टर में होने का फ़ायदा आपको कोविड के दौर में भी मिला होगा। साथ ही जब ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ देश दुनिया बात कर रही है, प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं, तो उसको साथ में लेकर चलने का कितना बड़ा एक चैलेंज है? एक तरफ फर्टिलाइजर, एक तरफ मैन्योर। नहीं, ऑर्गेनिक का तो बहुत बड़ा चैलेंज है। उसकी वजह सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि आज जो भी फार्मर है, जो भी किसान है, वो अपनी उपज को तुरंत चाहता है। वो चाहता है कि आज मैं खाद डालूं, कल मेरी उपज जो है हो जाए। तो इस सबसे बड़े क्षेत्र में जो सबसे बड़ी बात आती है वो यही आती है कि इस चेंज को लाना बहुत बड़ी चुनौती का कारण है। इतनी जल्दी हो नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी भारत सरकार श्रीलंका ने जल्दी करने की कोशिश की, वहाँ की पूरी अर्थव्यवस्था डैमेज हो गई। वही बताना चाहता हूँ, जितनी पब्लिक है यहाँ की, उस हिसाब से यहाँ पे चल नहीं पाएगा। लेकिन भारत सरकार का एक बहुत अच्छा जो चल रहा है वो कॉन्सेप्ट ये चल रहा है कि जितना भी हमारा उर्वरक है उसमें इस बार कोई कमी नहीं आने दी उन्होंने, कोई शॉर्टेज नहीं बनने दी। जबकि रूस और यूक्रेन का युद्ध उस पर बहुत बड़ा इफेक्ट डाल जबकि बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ रहा था, इंपोर्ट पे भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा इसका। लेकिन उसके बाद भी जो है उन्होंने किसी तरह की कोई कमी नहीं आने दी। तो इसका रिजल्ट ये रहा कि ऑर्गेनिक भी अब साथ साथ जो है स्टार्ट हो चुका है। कई लोग ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं और इस ऑर्गेनिक खेती के साथ उनको सबसे बड़ा जो लाभ मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि उसके उपज के जो रेट हैं, वो कीमत जो है वो अच्छी मिल रही है। बिल्कुल, ये बात आप सही कह रहे हैं कि ऑनलाइन भी उसको बेचने में ऑनलाइन भी ज़्यादा बेचने फायदा की है। बात है, उसमें फ़ायदा है। तो इस वजह से अब ऑर्गेनिक के लिए स्टार्ट हो चुका है और भारत सरकार भी पूरा प्रयत्न कर रही है कि ये बहुत तेज़ी से लागू हो। मयंक जी, एक टीचर होने के नाते, एक सीए होने के नाते, उन दिव्यांग बच्चों के दर्द को समझना कितना बड़ा चैलेंज था। और सभी बच्चे अलग अलग, स्पेशली एबल्ड हम कहते हैं उनको, उनमें अलग क्षमताएं होती हैं। उनकी क्षमताओं को पहचान कर, उनकी क्षमताओं के हिसाब से उनको बढ़ाकर स्किल देना कितना चैलेंज? सर, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, चैलेंज इतना बड़ा है। कुछ बच्चे को आर्ट करना पसंद होता है, कुछ बच्चे को खेलना पसंद होता है जी, कुछ को शायरी, और कुछ को हैंड वर्क करना पसंद होता है। तो मेरी पूरी टीम, मैं खुद, मेरी वाइफ, मेरी छोटी सिस्टर जो अभी पीएचडी कर रही है टैक्स पॉलिसीज़ के अंदर जी, हम सभी मिल करके इस कॉज को चला रहे हैं। और मेरी पूरी टीम, मैं इस मंच के माध्यम से उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो इस इतने बड़े काम को मेरे साथ कर रहे हैं। चैलेंज इतना बड़ा आता है कि कई बार क्या होता है कि कोई बच्चा जो आर्ट करना चाह रहा है उसको देख करके हमें लगता है कि नहीं, ये आर्ट के लिए नहीं बना, किसी दूसरे कॉन्सेप्ट में, इसको तो क्राफ्ट के अंदर हमें भेजना है। कन्विंस कैसे करते हैं, उस चीज़ को समझते कैसे हैं? बच्चा खुद समझता है। ईश्वर अगर किसी को एक इंद्री कम देता है तो दूसरी कहीं ना कहीं बढ़ा के भेजता है। 200 से ज़्यादा बच्चे हमारे साथ काम कर रहे हैं, हम उनके दर्द को समझ रहे हैं। कन्वेंसिंग के लिए पूरी टीम है, हम लोग बात करते हैं, उनके मदर फादर उनसे बात करते हैं और कहीं ना कहीं पोटेंशियल निकलता है। अगर 10% भी पोटेंशियल निकले या 1% भी पोटेंशियल निकले तो हम उस बच्चे को कैप्चर करते हैं और उसको फिर अपने साथ जोड़ते हैं रेगुलर बेसिस पे। उनकी इनकम का जो साधन है वो हम लोग बने हुए हैं। हम बहुत जल्द उनके बनाए हुए सारे इक्विपमेंट्स, उनके बनाए हुए क्राफ्ट्स हम मार्केट में लाएंगे और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के माध्यम से भी हम उसको लोगों तक पहुंचाएं। और ये एक मोटिवेशनल चीज़ है। जो काम मशीनरी आज की तारीख में कर रही है, मशीन ने मैन पावर को जो है Replace ख़त्म करना कर शुरू दिया, कर दिया। रिप्लेस कर दिया है। लेकिन हम उन बच्चों के साथ उस चीज़ को कर रहे हैं। उसको जब हम मार्केट में लाएंगे तो हम चाहते हैं कि उसको थोड़ा प्रोत्साहन मिले। इस तरीके से हम लोग 200 बच्चों के साथ जुड़े हुए हैं। न जाने कितने बच्चे पूरे भारत में होंगे। हम चाहते हैं कि हम अब हमारी एनजीओ की ब्रांचेज अलग अलग जगह जाएं। अभी हम एनसीआर के अंदर काम कर रहे हैं। टारगेट इस साल के एंड में, नेक्स्ट ईयर, ये तो मार्च तो ख़त्म ही हो गया, इस साल हमारा टारगेट 200 था, हमने 200 अचीव कर लिया। 240 हमारे पास स्टूडेंट्स हैं। नेक्स्ट ईयर हम चाहते हैं कि हमारी एनजीओ के साथ लगभग 1000 हैंडीकैप्ड बच्चे जुड़ें और हम उनका रोज़गार बने। उनकी चीज़ों को हम मार्केट में फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाएं। और जो चीज़, जो एक मिथ हम लोगों के बीच में जनरली बना हुआ है कि नहीं, अगर किसी बच्चे में कुछ चीज़ की कमी है तो बस वो कुछ नहीं कर पाएगा। लोग
उसको अलग सी नज़र से देखते हैं। उसको अब तक कितना बदल पाए, क्योंकि छवि है और खास सर करके धीरे धीरे रूरल एरियाज बदलेगा, में बहुत ज्यादा धीरे है। धीरे बदलेगा। हाँ। टीम हमारे साथ जुड़ रही है और धीरे धीरे कारवा बनेगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग भी उसमें सर, हमारा आपको बुलाने का समर्थन करें। मकसद ये है कि आपका ये जो संदेश है आम लोगों तक पहुंचे, वो इस चीज को समझें। जी, बिल्कुल। तो मैं चाहता हूँ कि सभी लोग उसमें कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करें। कोई भी बच्चा अगर आपको ऐसा मिलता है जो दिव्यांग है और उसके पेरेंट्स उसका टेक केयर नहीं कर पा रहे हैं, तो आप हमारी एनजीओ के साथ उसका टाई अप कराएं। हम उसके पोटेंशियल को समझेंगे, उसके अंदर के का जो टैलेंट है उसको बाहर निकाल करके अपने साथ जोड़ेंगे। और जितना एक आज की तारीख में अगर आपने देखा होगा कि एक इनिशियल वेजेस है, उससे ज़्यादा ही हमारे पास एक बच्चा अर्न कर पा रहा है। अगर तो चलिए, मैं एक अच्छी पहल है और मयंक जी से आप लोग जुड़ सकते हैं खुद भी। अगर कोई इस तरह का बच्चा जो ज़रूरतमंद है, स्पेशली एबल जिसे कहा जाए, दिव्यांग है, तो उसे आप मयंक जी से पहुंचाइए, उसको मयंक जी ट्रेन करेंगे। अगर मैं अपने यहाँ के बच्चे के बनाए हुए शूज़ का डिज़ाइन अगर मैं आपको दिखाऊं किसी तरीके से, हमारा एक चैनल चलता है, तो आपको देख के लगेगा कि वो मशीन का प्रिंट है, लेकिन आप यकीन मानिए वो हैंडमेड है। परमानेंट कलर से एक बच्चे ने शूज़ पेंट किया हुआ है और एक बच्चा एक दिन में 2 पेयर शूज़ कंप्लीट कर देता है। बिल्कुल जो अपनी आंखें धोखा खाएंगी उनके टैलेंट को देख करके, जिस तरीके से आज वो पहुंच गए। तो फिर अलग अलग बच्चे अलग अलग स्किल चाहते हैं, अलग अलग उनको ट्रेन कैसे किया जा रहा है? सर वो पूरी टीम हमारी काम कर रही है। कुछ बच्चा जो है वो शूज़ पे काम कर रहा है, हमारे यहाँ शूज़ पे प्रिंट कर रहा है। कुछ बच्चे सिर्फ पेंटिंग्स बना रहे हैं, है ना। कुछ बच्चे हमारे यहाँ पर काम कर रहे हैं जो लैपटॉप बैग्स हैं, बेसिकली लैपटॉप बैग वो प्रिंट कर रहे हैं। कुछ का कंप्यूटर में दिमाग तेज है, ठीक है जी, तो उस पे काम करें। डिज़ाइन भी बच्चा ही खुद क्रिएट करता है। और इवन मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जो हमारा पेज है, जो भी डिज़ाइन जिस बच्चे का है, हम लोग उसको अपने नाम से कभी इस पर पोस्ट नहीं करते हैं। चलिए काम कर रहे हैं लेकिन क्रेडिट नहीं ले रहे हैं आप लोग। बड़ी अच्छी उसके नीचे कोशिश अगर है। आप देखेंगे तो उस बच्चे का नाम लिखा होगा और उसने क्या उसमें मटेरियल यूज़ किया, वो सारा का सारा डिटेल आपको वहाँ पर मिलेगा। चलिए अमरजीत जी, स्वच्छता के लिए, पर्यावरण के लिए, ट्रैफिक के लिए भी आप काम कर रहे हैं। कैसे काम कर रहे हैं? खास करके जब कोई शहर विकसित हो रहा होता है, डेवलपिंग फेज में होता है, उद्योग वहाँ आ रहे होते हैं, तो पर्यावरण वाली बड़ी समस्या हो जाती है। रविकिशन जी से मैंने पूछा कि विकास की रफ्तार में पर्यावरण का संरक्षण होता रहे, ये कैसे सुनिश्चित करेंगे? सर हम ये चाहते हैं पर्यावरण पर, मैं आपको भाषण भेज दूंगा, मैं कई जगह कहा है कि आप एक पौधा जरूर लगाएं। एक पौधा कितनी ऑक्सीजन देता है ये लोगों को पता होना चाहिए। एक पौधा लगने से आज हिंदुस्तान के 132 शहर प्रदूषण के मामले में सुनामी से भी ज़्यादा खतरनाक है। तो इसलिए अगर हर इंसान एक पौधा लगाए और उसकी इस तरह देखभाल करे जैसे वो अपने बच्चे की करता है, तो जरूर प्रदूषण कम होगा और पर्यावरण बढ़ेगा। ये मोटिवेशन पहले आया या दिल्ली का प्रदूषण मेरठ जब पहुंचने लगा तब आया? नहीं सर, ये तो हम पिछले 30 साल से कर रहे हैं। कितने पौधे आपने लगाए और लगवाए हैं अब तक? आप मैं अपने घर की फोटो भेज दूंगा जी, आप उसी से अंदाजा लगा लेंगे, गली और घर की फोटो से सर। बाकी लोगों को भी इसके लिए मोटिवेट कर रहे हैं? हम पौधे तो सरकार के साथ भी हम बहुत लगाते हैं। अब मेरठ के परिवहन विभाग, सरकार वाले में दिक्कत है, कई बार नहीं, लग सर, तो वो- जाते हैं पर पानी हाँ, नहीं पहुंचता। पानी नहीं पहुंचता सर। हाँ। लेकिन जो पौधे हम लगा रहे हैं, हम वहाँ लगवाते हैं जहाँ लोग उसकी देखभाल कर सकें। पौधों को अपने गोद बच्चे ले की रहे हैं एक तरह- तरह से आप? अपने बच्चे की तरह। अच्छा, ट्रैफिक पर हमने ट्रैफिक स्कूल खोल रखा है, हाँ डीएन कॉलेज के अंदर। हाँ, वहाँ आप और हम उसमें सहयोग करते हैं, ये रोमी जी भी, हम भी, समीर कोहली जी भी। हाँ। वहाँ कुछ लोग रखे हुए हमने, वहाँ हम लोगों को, ई रिक्शा वालों को, ऑटो वालों को लाते हैं, तो हमारे जो ट्रेनर हैं वो उन्हें समझाते हैं कि आपको कैसे चलना है। ट्रैफिक का बर्डन बढ़ रहा है और ये जरूरी भी है किसी स्वच्छता भी के लिए शहर हम के। ये कहते हैं कि अपना कूड़ा जो है खुद उठाइए, दूसरे के घर के आगे मत फेंकिए, तभी देश और समाज स्वस्थ हो सकता है। तो अब तक कितना कामयाब रहा ये संदेश? भगवान की बड़ी कृपा है, कोशिशें कर रहे हैं, कोशिशें जरूर कामयाब होती हैं। हम लोगों को कहते हैं असूलों पे बात कीजिए, असूलों पे बात ना बने तो टकराना सीखिए। वसीम बरेलवी का वो शेर है, हाँ, उसूलों पर आँच आए तो टकराना जरूरी हमारा है। शेर ये है, असूलों पे बात ना बने तो टकराना सीखो। अच्छा, आप जिंदा हो ये दिखाना सीखो। आपके शरीर में खून दौड़ता है, पानी नहीं, ये बताना और समझाना सीखो। जिस दिन समाज ये सीख जाएगा उस दिन पर्यावरण की समस्या, यातायात की समस्या, स्वच्छता की समस्या खत्म हो जाएगी। जब मैं ये दिखाना शुरू करूँगा मैं जिंदा हूँ, मैं अपना कूड़ा उठा सकता हूँ, मैं जिंदा हूँ। अगर ट्रैफिक में जाम है मैं उतर के कार से आगे बढ़ूँ, क्यों जाम है उसे खुलवाने की कोशिश करूँ। अभी पिछले महीने मुझे दिल्ली जाना था, मुझे फ़्लाइट पकड़नी थी, मैंने देखा जाम लग रहा है, मेरा ड्राइवर कहने लगा बाबूजी गलती हो गई,
बागपत रोड से चलना था, हम दिल्ली रोड से आ गए। देखो तो सामने से एक ट्राला आ रहा था, मैंने फिर बीच के टीन हटवाए और उसे उधर से निकलवाया, तब रास्ता खुला। नहीं खड़े रहो वहाँ, फ्लाइट निकल जाती। तो जब तक लोग खुद नहीं समझेंगे और अपनी जिम्मेदारी निभाना नहीं सीखेंगे, तब तक पर्यावरण, यातायात की समस्या यूं ही बनी रहेगी। जब से प्रधानमंत्री महोदय आए हैं वो स्वच्छता पे बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन जागना जनता को पड़ेगा सर, तभी काम चलेगा। और आप जगाने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश। समीर जी, पर्यावरण से जुड़ा हुआ आपका सेक्टर भी, जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, मैन्योर पर हमने बात की, ऑर्गेनिक फार्मिंग पर, लेकिन एक लंबा सफर है और एक फेज है ट्रांजिशन का। उस ट्रांजिशन के फेज में आप अपने बिजनेस को भी उसी अकॉर्डिंग एडजस्ट कर रहे हैं या चैलेंजेस देख रहे हैं? वैसे तो हमारा बिजनेस इसी अकॉर्डिंग चल रहा है कि समाज सेवा भी साथ होती रहे और हमारा बिजनेस भी चलता रहे। बिल्कुल। क्योंकि फर्टिलाइजर का बिजनेस है तो कहने की जरूरत ही नहीं है ये बात। अगर फर्टिलाइजर का बिजनेस ठीक ठाक चलेगा तो वो अर्थव्यवस्था का भी और सबका बिल्कुल एक साथ ही जो है सामना होगा। लेकिन अब हमारा जैसे एनजीओ, ये ट्रैफिक वाला इन्होंने बताया, अलग डीएन कॉलेज में ये चल रहा है और इसका जो है काफ़ी अच्छे रिजल्ट भी निकल रहे हैं। जो रिजल्ट इस वजह से निकल रहे हैं अच्छे कि लोग जो समझते हैं वो ट्रैफिक पुलिस द्वारा समझाया जाता है और उन्हें हर क्षेत्र में जो है ये भी बताया जा सकता है कि आप, वो जब तक चालान का डर नहीं होता हाँ, लोग मानते नहीं है। यही बताया गया है कि आप जो है किस तरह से अपना ट्रैफिक में जो है व्हीकल कहीं खड़ा करेंगे तो क्या आपके साथ हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। तो उससे थोड़ा लोग डर भी रहे हैं और समझते भी हैं। कई बार जो शहरों का ट्रैफिक मैनेजमेंट है वो ऑटो ड्राइवर्स की वजह से भी बिगड़ता बनता हम देखते हैं, ऑटो स्टैंड की वजह से भी। उसमें कितना हासिल किया आप लोगों ने? उसमें बहुत कुछ हासिल कर लिया, क्योंकि ऑटो वाले ही ज़्यादा आते हैं जो रूल्स के लिए आते हैं, सीखने के लिए आते हैं। वो ट्रैफिक में ऑटो वाले ही ज़्यादा ड्राइवर होते हैं। तो उनकी सबसे बड़ी समस्या ये है, वो कहीं भी रोक के खड़े हो जाते हैं तो उससे ट्रैफिक जाम हो जाता है। तो उन्हें समझाया गया कि इस तरह से ना ही चल के ट्रैफिक को जो है सुधारना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि उसमें हमारा जो सौभाग्य रहा वो ये रहा कि जितने भी ड्राइवर्स आए उन्होंने आगे चालान जो है कम ही कटवाए, जो उन्होंने नंबर नोट करे। अच्छा, ये उनका भी फायदा है कि उनके चालान कम हो रहे हैं। चालान कम हो रहे हैं उनके। कुछ अमरजीत जी जोड़ना चाह रहे हैं? सर मैं ये कहना चाहूँगा, एक्सप्रेसवे पर दुपहिया वाहन ना चलाएं। सरकार ये भी कहती है कि चलान आपके घर पे होगा, लेकिन सरकार ये भी चाहती है कि आपका जीवन में मूल्य है। दूसरा ये है कि अगर किसी का कहीं एक्सीडेंट हो जाए तो सरकार ने अब उस पर ये घोषणा कर दी है कि आप उसे हॉस्पिटल तक पहुंचाइए, आपको सरकार की तरफ से, उस शहर के जिलाधिकारी महोदय की तरफ से 5,000 रुपये का इनाम मिलेगा और प्रशंसा पत्र मिलेगा। तो लोगों में जागरूकता आनी चाहिए ताकि किसी का जीवन बच सके। पहले एक डर था कि केस हो जाया करता था या गवाही के लिए बुला दिया जाता था, वो डर कितना खत्म हो जाता था केस। लेकिन अब सरकार ने इस पे बहुत ज़्यादा वो कर दिया है, 5,000 रुपये का इनाम है और उस इलाके के जिलाधिकारी महोदय की तरफ से प्रशंसा पत्र मिलता है। इसमें हमारे जो जिलाधिकारी महोदय हैं दीपक मीणा, वो जन जन के प्रिय अच्छा काम कर रहे हैं। क्या ज़्यादा बड़ा फैक्टर है एक ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए, चाहे वो सख्त रूल हो या फिर जागरूकता? नहीं जी, सख्त रूल की इसमें ज़रूरत नहीं है, जागरूकता की ज़रूरत है। आप जितना मर्जी जुर्माना कर लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब तो चालान लोगों के घर पहुंच रहे हैं, लेकिन जिन लोगों को जागरूक हो रहे हैं, जो समझ रहे हैं कि आपका जीवन अनमोल है, आपके घर पे आपका कोई इंतज़ार कर रहा है, आपके बच्चे आपको याद कर रहे हैं, तो उन्हें ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए। मैंग जी, आखिरी सवाल आपसे, इस कोशिश में क्या सरकार या बाकी लोगों की भी मदद आपको मिल रही है या आप चाहते हैं? देखिए सर राजवंशी जी, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, सरकार की जो कुछ नीतियाँ हैं, सरकार का जो एनजीओ को समर्थन है, वो 3 साल की आपकी एक्सपर्टीज़, आपके वर्क के बेसिस पे आपको मिलता है। हमारी एनजीओ नई है, उसका एनुअल डे अभी सेलिब्रेट होगा बेटी के बर्थडे के दिन। जब वो 3 साल पुरानी हो जाएगी तब जा कर के हम सरकार की कुछ नीतियों में अप्लाई कर पाएंगे। अभी तक तो हम खुद से ही उसमें जो भी काम कर रहे हैं खुद की ही लेवल पे कर रहे हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि सरकार की इसमें मदद मिले, कुछ कॉर्पोरेट्स की मदद मिले। हमने कॉर्पोरेट्स में भी कुछ अप्लाई किया हुआ है, सीबीईसी में हमने कुछ प्रपोजल्स डाले हुए हैं। तो अगर वो होते हैं तो हम इसको बड़ा रूप देंगे और कोशिश करेंगे इसको पूरे भारत में ही पहचाना जाए। रिसेंटली मैंने देखा कि बाहर गल्फ़ कंट्रीज़ में एनजीओज़ का बहुत प्रचलन है और वहाँ पर एनजीओ ऐसा काम कर रही हैं, गवर्नमेंट उनको सपोर्ट भी कर रही है। जो अजमान के एक शेख हैं,
उन्होंने अभी रिसेंटली एक एनजीओ को 1600 गज के करीब लैंड अजमान में, मतलब दुबई में अजमान पड़ता है, वहाँ पर अलॉट की। वो इसी तरीके का काम कर रहे थे जो हम कर रहे हैं। और जो एनजीओ जिसको अलॉट की गई है ज़मीन, उस ज़मीन पे वो पूरा का पूरा अपना वर्क प्लेस बना रहे हैं। बिल्कुल पॉलिसी कोशिश- लेवल पर और सरकार की Exactly. तरफ से भी ये सारी Exactly. कोशिशें होनी चाहिए कि जब आप अपने स्तर पर कर रहे हैं तो उस चीज को और आगे बढ़ाने में ये मदद मिले, जरूरतमंदों को आगे जिस बढ़ने का विजन पे मौका हम मिले। काम कर रहे हैं, आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए। जनरली आपने बहुत कम देखा होगा, पूरे एक सिटी के अंदर 1 या 2 मूक बधिर विद्यालय होते हैं, एक या 2 हैंडीकैप्ड कॉलेजेस होते हैं, लेकिन उनकी तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान किसी का नहीं जाता। सरकार की नीतियों के हिसाब से उनको कोटा मिलता है नौकरी में, लेकिन वो वहाँ पर कुछ नहीं कर पाते। सिर्फ या तो कह लीजिए कि सरकार के सोर्सेज का जो यूटिलाइजेशन है वो सिर्फ पूरा कर रहे हैं, वो भी एक फैक्टर और दूसरा जागरूकता वाला भी बड़ा फैक्टर Exactly. है। सब समय सीमा कम का लेकिन एक सरकार बंदिश को मैं हमारे साथ समझता है। हूँ पॉलिसीज़ में थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। हम्म, और जो न्यू एनजीओज़ हैं, अगर किसी के पास प्रोजेक्ट अच्छा है और काम करने के लिए टीम है, तो वो जो बिल्कुल सरकार को भी पॉलिसी लेवल पर अपने स्तर पर इसमें वो जो क्राइटेरिया कोशिश 3 करनी साल का होगी। रखा हुआ है, उसको बहुत घटा शुक्रिया करके मयंक जी 1 साल आपका, लाएं। अमरजीत जी आपका, समीर जी आपका, आपने वक्त निकाला और मायरा फाउंडेशन दोनों आगे बढ़े। अमरजीत जी आपकी समाज सेवा का जो क्षेत्र है, आपका जो बिजनेस बढ़ता रहे, फर्टिलाइजर वाले क्षेत्र में आप आगे बढ़े, लेकिन साथ साथ मैन्योर को लेकर भी आपने ट्रांजिशन अपना लिया है। प्राकृतिक खेती और ज्यादा बेहतर उपाय, इसके लिए भी हमारी शुभकामनाएं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। एक लाइन में समाज के लिए कह देता हूँ, जी प्लीज। बेहतर से बेहतर की तलाश करो। मिल जाए नदी तो समुद्र की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर शीशे की चोट से, ऐसे शीशे की तलाश करो और ऐसा शीशा आपके अंदर है, अपने व्यक्तित्व में दम लाओ। जय हिंद, जय भारत। चलिए तालियों के साथ इस सेशन को यहीं समाप्त करेंगे। पूजा।